गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट लेक्चर में गेंगो को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम अपनी 5th यूनिट का दूसरा मेंबर है टैक्सस, उसको आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो टैक्सस जो अपना प्लांट होता है एक स्लो ग्रोइंग अर्थात धीरे धीरे वृद्धि करने वाला एक पादप होता है। चीड़ के समान यह हमें दिखाई देता है, इसलिए इस पादप को यू प्लांट के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यू प्लांट। तो यू प्लांट भी बोलते हैं टैक्सस को। क्या बोलते हैं? यू प्लांट। तो चीड़ के समान दिखने वाला पादप होता है, इसलिए इसको हम यू पादप भी कहते हैं। ठीक है। चीड़, या आपने देखा था चीड़ जो अपना था पाइन, उसके समान दिखने वाला पादप था, इसलिए इसको यू प्लांट भी कहते हैं। धीरे धीरे वृद्धि करने वाला पादप होता है अपना कौन? टैक्सस। तो स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये, आप ध्यान रखना है इसको। स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अत्यधिक तीव्र गति से बढ़े, धीरे धीरे गति से यह बढ़ने लगता है। और यह पादप हमेशा कैसा होता है? हरा भरा रहता है, अर्थात यह सदाबहार पादप है, सदा हरित भी रहता है। ठीक है। ग्रीनिश पादप है ये, तो सदा हरित पादप होता है। ठीक है। और इस पादप की क्या है? उम्र बहुत अत्यधिक होती है, ये कई वर्षों तक अपने बहुवर्षीय पादप होता है। तो बहुवर्षीय पादपों में क्या है? ये अपना जीवन कई लंबे समय तक, कई लंबे वर्षों तक ये अपना जीवन यापन करता है। लगभग 200-400 इतने वर्षों तक ये क्या है? अपना जीवन यापन करता रहता है। ऐसा माना जाता है कि एक टैक्सस का एक पादप भी है जो कि अपना क्या है? स्कॉटलैंड में है। वो उसकी उम्र क्या है? 3000 के लगभग मानी जाती है कि 3000 वर्ष पूर्व का ये पादप है। ठीक है। तो वहाँ पर ये अत्यधिक उम्र वाला पादप होता है अपना टैक्सस। सादा हरित पादप होता है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है, चीड़ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हम यू प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आप इसको नोट करना, यू प्लांट कौन है? अपना टैक्सस। जैसा कि आपने गिंगो में भी देखा था, उसको हम बोलते हैं मैडन हेयर ट्री। क्या बोला था उसको? मैडन हेयर ट्री। इसलिए यहाँ पर हम टैक्सस को यू प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? चीड़ के समान दिखाई देता है, पाइन के समान हमें दिखाई देता है, अत्यधिक वर्षों तक रहता है, इसलिए ये क्या है? बहुवर्षीय पादप होता है। कैसा होता है ये? बहुवर्षीय पादप है। ठीक है। अर्थात कैसा पादप है ये? पेरिनियल प्लांट है। ठीक है। पेरिनियल पादप होता है, बहुवर्षीय पादप होता है, जो कि अपना जीवन कई वर्षों में ये पूर्ण कर पाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना पादप है टैक्सस, वो जिम्नोस्पर्म में किस पोजीशन पर, किस स्थान पर रखा गया है और इस पादपों की जो उत्पत्ति थी वो कब हुई थी। तो टैक्सस का जो पादप है वो अपने ट्राइस जैसे काल में उत्पन्न हो रहे थे। किस काल में? ट्राई जैसे काल में ये उत्पन्न हुए थे। तो टैक्सस का एक अपना वंश भी पाया जाता है जो कि एक अपना विलुप्त वंश है, उसमें है अपना पोलियोटैक्सस। कौन सा है? पोलियोटैक्सस। तो पोलियोटैक्सस एक विलुप्त वंश इसमें माना जाता है। ठीक है। विलुप्त वंश के रूप में हम इसको देखते हैं। और इन पादपों की जो उत्पत्ति हुई थी वो ट्राइजैसिक काल में यह उत्पन्न हुए थे। ठीक है। ट्राइजैसिक काल में उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाद में भी उत्पन्न नहीं हुए थे। तो ट्राइजैसिक काल में ये उत्पन्न हुए थे, बाद में धीरे धीरे फास्ट ग्रोइंग करने वाले पादप थे। जो टैक्सस का पादप होता है उसमें क्या है? एक ही बीजांड पाया जाता है, एकल बीजांड हमें देखने को मिलता है। ये इसका मेन पॉइंट है, एकल बीजांड की उपस्थिति। क्या? एकल बीजांड की उपस्थिति हमें यहाँ
देखने को मिलती है। ठीक है, एकल बीजांड यहाँ पर पाया जाता है और इस पर क्या है, एरिल का कवच भी हमें देखने को मिलता है। तो हम उसको अभी उसमें देखेंगे, हम उसके कैरेक्टर्स में क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो टैक्सस का जो प्लांट है वो हमें क्या है, यू प्लांट होता है, बहुवर्षीय पादप होता है, स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टैक्सस का पादप है उसको किस स्थान पर रखा गया है। तो जिम्नोस्पर्म का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो के आर स्पोर्न का जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम देखते हैं जो के आर स्पोर्न ने सेकंड क्लास बनाई थी अपनी कॉनीफेरोप्सिडा। कौन सी बनाई थी, कॉनीफेरोप्सिडा। तो उस कॉनीफेरोप्सिडा की क्लास में उन्होंने कुछ गण भी विभाजित किए थे। तो ये था अपना कॉनीफेरोप्सिडा वर्ग। ठीक है, उसका एक गण था टैक्सेलिस। कौन सा था अपना, टैक्सेलिस। तो टैक्सेलिस एक उसमें गण को उन्होंने बनाया था। ठीक है, टैक्सेलिस उसमें ऑर्डर था और टैक्सेलिस ऑर्डर में एक कुल था अपना टैक्सिस। कौन सा था अपना, टैक्सिस। ठीक है, तो टैक्सिस अपना इसमें एक कुल था और कुल में अपना वंश था कौन सा, टैक्सस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है अपने यह के आर स्पोर्न के क्लासिफिकेशन में हमें इसकी पोजीशन दिखाई देती है, कॉनीफेरोप्सिडा वर्ग में, टैक्सिलिस गण में, और कुल था इसका टैक्सिस और वंश था इसका टैक्सस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह पाया जाता है। ट्राइजेसिक काल में उत्पन्न हुआ था और इसका जो विलुप्त वंश है वो है हमारा पोलियोटैक्सस। क्या है वो, हमारा पोलियोटैक्सस। वर्तमान में तो यह है जो टैक्सिस कुल है उसकी आज हमें 5 वंश दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, 5 वंश दिखाई देते हैं, जिनमें से एक वंश है हमारा टैक्सस। तो 5 वंशों के अलावा हम देखते हैं टैक्सस के अपने कई प्रकार के वंश होते हैं, जैसे कि अपना ऑस्ट्रोटैक्सस भी है। कौन सा है, ऑस्ट्रोटैक्सस। ऑस्ट्रोटैक्सस के बाद में हमारा दूसरा वंश आता है इसमें स्यूडोटैक्सस का। कौन सा आता है, स्यूडोटैक्सस का। ठीक है, यह जो स्यूडोटैक्सस होता है इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है अपना नॉर्थोटैक्सस। क्या है इसका दूसरा नाम, नॉर्थोटैक्सस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा वंश। उसके बाद में जो हमारा और वंश है उसमें आता है टोरिया। कौन सा आता है, टोरिया। तो टोरिया भी एक टैक्सिस में एक कुल में एक वंश था, टोरिया। ठीक है, और जो लास्ट इसका वंश होता है वो है अपना एमेंटोटैक्सस। कौन सा है, एमेंटोटैक्सस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो कुल था टैक्सिस, ठीक है, टैक्सिस जो हमारा कुल था उसमें ये हमारा टैक्सिस, ठीक है, टैक्सिस ये कुल है हमारा, टैक्सिस ही इसको पूरा बोलते हैं। टैक्सिस ही हमारा जो कुल है उसमें हमारे 5 वंश हो गए। एक हो गया टैक्सस, दूसरा हो गया हमारा ऑस्ट्रोटैक्सस, तीसरा हो गया हमारा स्यूडोटैक्सस या नॉर्थोटैक्सस, 4th नंबर पे आता है अपना टोरिया और 5th नंबर पे आता है अपना एमेंटोटैक्सस। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, टैक्सिस ही कुल के अपने 5 वंश हो गए हैं, टैक्सस, ऑस्ट्रोटैक्सस, स्यूडो, टोरिया और एमेंटोटैक्सस। ठीक है, जो अपना टैक्सस है उसको एक अलग से एक कुल में बनाया गया था, एक अलग ही इसको ऑर्डर में इसमें विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले फ्लोरीन के द्वारा उन्होंने एक अलग ही गण बनाया था टैक्सेलिस का, तो उसमें उसको उन्होंने रखा था। और क्यों रखा था, क्योंकि उसमें एकल बीजांड की उपस्थिति थी जो कि एक अलग ही लक्षण था।
तो वो हमारा किस में पाया जाता है, टेक्सास में। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग ही गण बनाया अपना, एक अलग ऑर्डर का उन्होंने फॉर्मेशन किया, अलग गण का उन्होंने निर्माण किया था, इसलिए उन्होंने टेक्सेलिस गण का निर्माण किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्सास जो पादप है अपना यू प्लांट है। अपन जनरल इंट्रोडक्शन में देखें तो यू प्लांट होता है, स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुवर्षीय पादप होता है। इसकी पोजीशन को देखें तो कॉनिफेरा क्लास में, टेक्सेलिस गण में, और कुल है इसका टेक्सेसी, और कुल जो टेक्सेसी है उसके 5 वंश हैं, टेक्सस, ऑस्ट्रोटेक्सस, स्यूडो, टोरिया और एमेंटोटेक्सस। लेकिन अपन इसकी एक ही वंश की बात कर रहे हैं, वो है अपना टेक्सस। कौन सा है अपना, टेक्सस। तो इस प्रकार से अपने क्या है, यह है पाया जाता है। जो अपना टेक्सेसी कुल होता है उसके 5 वंश हैं, और 5 वंशों की हमें यहाँ पर 20 जातियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। कितनी जातियाँ मिलती हैं हमें यहाँ पर, 20 जातियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें से हमारा टेक्सस जो होता है उसकी हमें केवल 9 जातियाँ हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टेक्सस जो वंश है उसकी तो हमें 9 जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो अपना ऑस्ट्रोटेक्सस होता है उसकी 1 जातियाँ, ठीक है, इसकी तो 1 जातियाँ हो गई। और जो अपना स्यूडोटेक्सस या नॉर्थोटेक्सस होता है उसकी भी हमें 1 ही जातियाँ देखने को मिलती है। जो टोरिया है उसकी हमें यहाँ पर 5 जातियाँ देखने को पाई जाएंगी। और जो लास्ट में हमारा एमेंटोटेक्सस है उसकी हमें 4 जातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा टेक्सेसी कुल है उसमें हमारा कितना मिला में, 5 वंश और 20 जातियां यहाँ पर हमें पाई जाती हैं। कितनी, 5 वंश और 20 जातियां। ठीक है, तो टेक्सस की ही केवल 9 जातियां जो कि अधिक हैं, 9 जातियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि टेक्सस बकेटा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, टेक्सस बकेटा। ठीक है, टेक्सस बकेटा के अलावा अपना टेक्सस फ्लोरिडियाना, कौन सा, फ्लोरोडियाना, टेक्सस ग्लोबोसा, ये इस प्रकार से अपनी क्या अलग अलग जातियां यहाँ पर देखने को पाई जाती हैं। जो ये टेक्सस की 9 जातियां इसमें पाई जाती हैं वो अपना डेलीमोर और जैक्सन ने इसका क्लासिफिकेशंस किया था। किसने किया था इसमें, डेलीमोर और जैक्सन, ये 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने टेक्सस को 9 जातियों में क्लासिफाई किया था। डेलीमोर और जैक्सन के अनुसार हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अपना गण है टैक्सेलिस, उस टैक्सेलिस में बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें टैक्सेलिस को यहाँ पर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो टैक्सेलिस गण के लक्षणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन थे उन्होंने एक नया अपना ऑर्डर्स बनाया था टैक्सेलिस, उसमें क्या क्या लक्षण थे तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना जो गण है टैक्सेलिस, तो टैक्सेलिस गण के लक्षणों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे कैरेक्टर्स या लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टैक्सेलिस गण है उसमें सबसे पहला लक्षण आता है कि इस गण के जो पादप हैं वो हमेशा सदा हरित होते हैं, अर्थात हरे भरे पादप होते हैं, सदाबहार पादप होते हैं। ठीक है, तो सदा हरित पादप होते हैं। ठीक है, ये इनका पहला विशेषता है। दूसरी विशेषता इनकी ये आती है कि ये पादप क्या है, धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, धीमी गति से वृद्धि करने
वाले पादप हैं, ठीक है। अर्थात कैसे पादप हैं ये? स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। और इन पादपों की क्या है, लंबाई या ऊंचाई अत्यधिक होती है, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई वाले पादप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? अधिक ऊंचाई वाले पादप हैं। इन पादपों की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। कितनी? 20 मीटर तक यह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यह जो पादप होते हैं बहुवर्षीय पादप होते हैं। कैसे होते हैं ये? बहुवर्षीय पादप होते हैं। अर्थात कैसे पादप होंगे ये? पेरिनियल प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं ये? पेरिनियल प्लांट होते हैं। इनका जीवन यापन क्या है? कई वर्षों में संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इन पादपों में जो मूल है, तना है और जो पत्तियां हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और पत्तियां तने पर सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो जो पत्तियों का क्रम होता है, पत्तियां तने पर सर्पिलाकार, ठीक है, यानी कि स्पाइरल रूप में यहाँ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होती है। इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से हमें पाया जाता है, ठीक है। तो सर्पिलाकार क्रम हो गया पत्तियों में। तने के ऊपर पाई जाती है, मुकुट के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अपनी नुकीली होती हैं। तो पत्तियां आगे से शीर्ष भाग से, तो शीर्ष भाग पर पत्तियां नुकीली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो पत्तियां यहाँ पर हमें नुकीली होंगी, ओके। स्पाइन की तरह बिल्कुल कांटे के रूप में हमें यहाँ देखने को पाई जाती है। इन पादपों में जो अपनी काष्ठ होती है वो हमें पिक्नोजाइलिक टाइप की होती है, अर्थात घन दारुक प्रकार की हमें काष्ठ पाई जाती है। तो काष्ठ का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? हमारा घन दारुक प्रकार की हमें काष्ठ देखने को मिलती है, ठीक है। पिक्नोजाइलिक टाइप बोर्ड हमारा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और टैक्सेलिस गण की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इन पादपों के तने और पत्तियों में रेजिन नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या? तने वह पत्तियों में रेजिन नलिका यानी कि रेजिन डक्ट, रेजिन डक्ट कैसी होती है? हमारी अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपने देखा था जितने भी अपने जिम्नोस्पर्म के पादप थे उनमें हमारा रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रेजिन नलिकाएं नहीं मिलती हैं। और जिम्नोस्पर्म पादप का मुख्य गुण यही होता है कि वहाँ पर हमें रेजिन डक्ट पाई जाती हैं, लेकिन टैक्सेलिस जो गण है उसमें हमें रेजिन नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रेजिन नलिकाएं यहाँ पर हमारी अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि जो ये पादप होते हैं ज़्यादातर यह पादप एक लिंगाश्री पादप होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक लिंगाश्री पादप होते हैं, ठीक है। एक लिंगाश्री पादप होते हैं, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा नर शंकु होता है वो हमें ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, शाखाओं पर, बीजाणुधर पर हमें यह देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर नर शंकुओं की संख्या होती है वो हमें 2 से 8 तक यह
पाया जाता है। ठीक है, तो मेल कौन यहाँ पर कैसा होगा, 2 से 8 तक हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एकल बीजांड यहाँ पर पाया जाता है, जो कि अपन ने अभी देख लिया था। क्या पाया जाता है यहाँ पर, हमें एकल बीजांड की उपस्थिति मिलती है, जो कि फ्लोरीन ने उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, किसने बताया था इसको, फ्लोरीन ने बताया था कि एकल बीजांड यहाँ पर उपस्थित होता है और बीजांड कैसा होता है, एरिल युक्त होता है। कैसा होता है हमारा यहाँ पर, एरिल युक्त बीजांड हमें यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो बीज होता है वो बीज हमारे क्यूपिल से ढका हुआ रहता है। एक क्यूपिल संरचना होती है, उसको हम पढ़ेंगे अभी क्यूपिल्स क्या है। तो क्यूपिल्स के द्वारा, क्यूपिल के द्वारा बीज ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो क्यूपिल्स के द्वारा बीज हमें ढका हुआ होगा। उसके बाद में देखते हैं यह पादप अपने द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इन पर 2 बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, तो बीज पत्रों की संख्या जो होती है अपनी कितनी होती है, 2 बीज पत्र हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो टैक्सिलिस गण है उसमें हमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मेन कैरेक्टर्स इनका क्या है कि तने व पत्तियों में रेजिन नलिकाओं की अनुपस्थिति है और एकल बीजांड की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ये 2 बात याद रखना, रेजिन डक्ट एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और एकल बीजांड यहाँ पर हमें पाया जाता है, एरिल युक्त होता है। ठीक है, क्यूपिल्स के द्वारा बीज यहाँ पर ढके हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा टैक्सिलिस गण है उसमें हमारा कुल था टैक्सिसी, और टैक्सिसी कुल में अभी हमने देखा था कि उसमें 5 वंश पाए जाते हैं। 5 वंशों में हमें क्या है, 20 जातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 5 वंशों में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, टैक्सस। कौन सा वंश स्टार्ट करेंगे, टैक्सस। तो टैक्सस को देखते हैं कि किस प्रकार से हमें टैक्सस देखने को मिलता है। ठीक है, तो टैक्सस की बात करेंगे अब हम। तो अब हम देखेंगे टैक्सस, और टैक्सस को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वर्गीकरण स्थिति भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशंस पोजीशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन पोजीशन की वर्गीकरण में इसको किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो अपना डिवीजन है उस कौन सा है अपना, स्पर्मेटोफाइटा। कौन सा है अपना, स्पर्मेटोफाइटा अपना एक डिवीजन होता है। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को हमने 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो उसके क्या है, उप डिवीजन हम इसमें देखते हैं। तो इसमें उप डिवीजन के रूप में हमें ये किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किस में होगा ये अपना, जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि स्पर्मेटोफाइटा को 2 में विभाजित किया गया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। उसके बाद अब देखते हैं हम इसकी क्लास को कि किस क्लास या किस वर्ग में यह हमारा उपस्थित होता है। तो अभी आपने देखा था कॉनिफेरोप्सिडा क्लास का ये मेंबर होता है। किसका होता है ये अपना, कॉनिफेरोप्सिडा क्लास का एक सदस्य होता है। ठीक है, उसके बाद में क्लास को डिवाइड किया जाता है गणों में या ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर्स इसके देखते हैं तो हमारे टैक्सिलिस के ऑर्डर पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, टैक्सिलिस के हमारे यहाँ पर गण या ऑर्डर देखने को मिलते हैं। जो गण होता है आगे चलकर हमारा कुलों में विभाजित होता है। तो कुल है हमारा यहाँ पर कौन सा, टैक्सिसी। कौन सा है हमारा,
टैक्सेसी, ठीक है। तो टैक्सेसी कुल है और कुल को फिर वंश में विभाजित किया जाता है। तो टैक्सेसी का हमने 5 वंश देखे थे, जिनमें 5 वंशों में हम पहला वंश पढ़ रहे हैं टैक्सस। तो यहाँ पर अपना वंश आ जाता है टैक्सस। कौन सा आ जाता है? टैक्सस। ओके। और जो जातियाँ हैं यहाँ पर हमारी टैक्सस की 9 जातियाँ देखने को पाई जाती हैं डेली मोरो जैक्सन के अनुसार। किसके अनुसार? डेली मोर और जैक्सन के अनुसार यहाँ पर हमें कितनी जातियाँ देखने को मिलेंगी? 9 जातियाँ मिलेंगी। लेकिन हम अपनी इस क्लास में टैक्सस बकेटा की अध्ययन करेंगे। टैक्सस की कौन सी जाति को अध्ययन करेंगे? हम टैक्सस बकेटा को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब डेली मोर और जैक्सन ने अलग अलग जातियाँ बताई हैं, जिसमें टैक्सस बकेटा है, टैक्सस ग्लोबोसा है अपना। कौन सा है अपना? टैक्सस ग्लोबोसा है अपना, ठीक है। टैक्सस बकेटा हो गई एक। तो उसके अलावा टैक्सस कैंडेंसिस हो गया अपना। कौन सा है? टैक्सस कैंडेंसिस, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं टैक्सस की टैक्सस चाइनेंसिस जातियाँ पाई जाती है। कौन सी? टैक्सस चाइनेंसिस। इस प्रकार से हमारी क्या है? अलग अलग जातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। भारत में जो अत्यधिक मात्रा में जाति पाई जाती है वो है हमारी टैक्सस बकेटा। कौन सी है हमारी? टैक्सस बकेटा, ठीक है। तो टैक्सस बकेटा हमें यहाँ देखने को मिलती है। टैक्सस बकेटा को भारत में बीरबल साहनी और रायजादा ने इसको अत्यधिक मात्रा में देखा था और उन्होंने टैक्सस बकेटा के अलावा यहाँ पर हमारी टैक्सस की एक अलग जाति और देखी है और वो है हमारी टैक्सस वैली चियाना। तो टैक्सस वैली चियाना ये हमारी भारत में, और टैक्सस बकेटा ये दोनों ही हमारी भारत में क्या है? अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है ये? हिमालय क्षेत्र में है। भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बीरबल साहनी और रायजादा के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? बीरबल साहनी, जो हमारे पॉलियोवॉटी के फादर हैं, ठीक है। जो पुरावनस्पति उसके जनक होते हैं। और रायजादा हमारे एक दूसरे उनके सहायक कर्मी थे, साथ में काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है? टैक्सस वैली चियाना और टैक्सस बकेटा को भारत में अत्यधिक मात्रा में देखा था, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा टैक्सस का प्लांट होता है वो कहाँ पर होता है। तो टैक्सस का पादप हमारा भारत में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, मलेशिया आदि स्थानों पर हमें क्या है? यह पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका एक तो यह है। उसके बाद में एशियाई महाद्वीप में हमें देखने को मिलता है। मलेशिया में ये हमें पाया जाता है। भारत में यह देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर इसकी हमें वितरण मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका हमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में अपना क्या है? टैक्सस बकेटा को देखेंगे कि टैक्सस बकेटा जो जाति है उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। टैक्सस बकेटा का जो अपना पादप होता है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो टैक्सस बकेटा की हम जातियों को उसमें मूल, तना और पत्तियों को उसको देखेंगे। उसकी हम सबसे पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें बाह्य लक्षण मॉर्फोलॉजी के पाए जाते हैं और एनाटॉमिकल उसमें आंतरिक कौन सा पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।